रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू फाल्कन एकेडमी। आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने के इंग्लिश 101 की फाइनल टर्म प्रिपरेशन की जो आपके लेक्चर इसमें हैं 23 से लेकर 45 तक इसमें इंक्लूड हैं। इसके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं ये आपने लाजमी याद करने हैं। अगर ये टॉपिक्स आप याद कर लेंगे तो आपकी फाइनल टर्म में काफ़ी हेल्प हो जाएगी। और मोस्टली क्वेश्चन जो हैं वो इन्हीं टॉपिक पे ही बेस करते हैं, तो आपने इस फाइल को अच्छे तरीके से रेडी करना है। मैं आपको अपने हिसाब से समझाने की कोशिश करूँगा। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। अगर आपकी कुछ हेल्प हो जाए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलते हैं जी क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला टॉपिक जो है वो है जी डिफ़ाइन क्लाज, कि क्लाज क्या होती है। ये सारी इंग्लिश 101 में मोस्टली ग्रामर आती है, तो इसमें जो ग्रामेटिकली चीज़ें हैं ये आपने अपने जहन में रखनी है कि क्या क्या चीज़ के बारे में, क्योंकि मोस्टली इन्हीं के बारे में MCQs ख़ास तौर पे आपके इन्हीं के बारे में आते हैं। तो सबसे पहले जी क्लाज, व्हाट इज़ क्लाज। अ क्लाज इज़ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कंटेन सब्जेक्ट एंड वर्ब। कि एक क्लास इस चीज़ को, ये ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जिसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब होता है। सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है। दूसरे नंबर पे है जी डिफाइन इंडिपेंडेंट क्लास एंड डिपेंडेंट क्लास, कि क्या फ़र्क है। इस तरह भी आ सकता है, आपके 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन इंडिपेंडेंट क्लास एंड डिपेंडेंट क्लास। तो इसका आंसर आपके सामने लिखे होगा। इंडिपेंडेंट क्लास होती है जी अ क्लास इज़ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कंटेन सब्जेक्ट एंड वर्ब्स एंड आल्सो कैन स्टैंड अलोन इज़ कॉल्ड इंडिपेंडेंट क्लास। के जो जिसका अकेली वजूद होता है, कि जो क्लास होती है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब होते हैं, लेकिन जो इंडिपेंडेंट क्लास होती है वो अकेले भी उसका वजूद होता है, इसलिए उसको इंडिपेंडेंट क्लास होती है कि वो उसकी अपनी एक पहचान होती है अलग से। और डिपेंडेंट इसके बरक्स होगा कि डिपेंडेंट क्लास इज ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कंटेन सब्जेक्ट एंड वर्ब बट कैन नॉट स्टैंड अलोन इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट का मतलब है कि किसी पे इंसार कर रही है, तो ये इसका अकेले में कोई वजूद नहीं होता, इसको डिपेंडेंट कहते हैं। और जो इंडिपेंडेंट होती है उसको अलहदा एक पहचान होती है, वो बाकायदा अलहदा तरीके से स्टैंड कर सकती है। आगे जी फ्रैगमेंट सेंटेंस, कि फ्रैगमेंट सेंटेंस क्या होता है। फ्रैगमेंट सेंटेंस होता है कि किसी सेंटेंस इनकम्प्लीट सेंटेंस, ये सारी जो सेंटेंस में जो मिस्टेक होती हैं ये उस चीज़ के बारे में फ्रैगमेंट सेंटेंस है। ये आपके हैंडआउट्स में भी दिया होगा, आप उधर से भी इसका आइडिया देख सकते हैं। नेक्स्ट है जी व्हाट इज़ अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी क्या होता है। इट इज़ पंक्चुएशन मार्क एंड in English it is used for several purposes. The marking of the omission of one or more letters to show someone on etc. can't form cannot etc. तो ये अपोस्ट्रोफी है जो कि आपके सामने सिंबल दिया हुआ है, ये इंग्लिश में यूज़ होता है। ये एक पंक्चुएशन मार्क है और इसको हम शॉर्ट फॉर्म के लिए किसी भी लेटर्स की शॉर्ट फॉर्म के तौर पर इसको यूज़ करते हैं। जैसे कि उसने आपको मिसाल भी दी है कि कैन नॉट को हम इस तरह अपोस्ट्रोफी यूज़ करके कैन नॉट लिख सकते हैं। तो ये था ये अपोस्ट्रोफी। नेक्स्ट है जी डिफाइन काज एंड इफेक्ट, कि काज क्या होता है और इफेक्ट क्या होता है। इंग्लिश के अंदर द काज इज़ वाई समथिंग हैपनिंग, कि काज जो है वो वजह है कि क्यों कोई चीज़ हो रही है। और जो द काज हैपन्स फर्स्ट, पहले काज होता है फिर उसकी वजूहत होती हैं, बट डज नॉट ऑलवेज कम फर्स्ट इन सेंटेंस एंड टेक्स्ट। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो सेंटेंस के अंदर भी पहले आए या किसी फिक्रे के अंदर भी वो पहले आए, लेकिन पहले काज होता है, पहले वजह होती है कोई चीज़ की, फिर उसका इफेक्ट के तौर पर कोई काम होता है। तो काज और इफेक्ट को आपने समझना है। मिसाल के तौर पर एंजीला वाज हैप्पी बिकॉज, के एंजीला थी वो हैप्पी थी बिकॉज, आगे वो बताएगी, बिकॉज शी गॉट टू ईट केक फॉर डेजर्ट, क्योंकि उसने केक खाया था इसलिए वो खुश थी। द कोर्स वाज एंजीला, द काज वाज एंजीला गॉट टू ईट केक फॉर डेजर्ट। काज ये था कि उसने केक खाया था इसलिए वो खुश थी, तो इफ़ेक्ट था वो खुश थी, वो इफ़ेक्ट था। और जो काज था वो था कि उसने केक खाया था। इफ़ेक्ट था द इफ़ेक्ट इज़ व्हाट हैपन। इफ़ेक्ट होता है कि क्या हुआ। इफ़ेक्ट क्या है कि जो काम किसी वजह से जो काम हो जाए उसको इफ़ेक्ट कहते हैं, कि काज का इफ़ेक्ट होता है। एग्जाम्पल एंजीला वाज हैप्पी बिकॉज शी गॉट टू ईट केक फॉर डेजर्ट। द इफ़ेक्ट फ्राम दिस एग्जाम्पल वाज एंजीला वाज हैप्पी। इफ़ेक्ट ये था कि एंजीला हैप्पी थी, खुश थी, और जो काज था कि उसने केक खाया था। आगे जी क्वेश्चन इज डिफाइन द रोल ऑफ यूनिटी इन अ सेंटेंस, कि यूनिटी का क्या किरदार है किसी भी फिक्रे के अंदर। यूनिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है इंग्लिश के सेंटेंसेस में। अगर यूनिटी कोहेरेंस यूनिटी वगैरह नहीं होगी तो आपका जो सेंटेंस है वो कंप्लीट सेंटेंस नहीं होगा, और अपनी वो मैनी जो है उसका जो मैनी बनता है वो इफेक्टिव तरीके से डिलीवर नहीं कर पाएगा। तो इसमें यूनिटी का क्या किरदार है। अ गुड सेंटेंस शुड हैव यूनिटी, दैट इज़ it must express one main idea. By unity we mean that every part of a sentence composition must contribute to one main unifying thought. unity का मतलब ये है कि आपका जो
सेंटेंसेज हैं वो एक तरतीब के साथ होने और एक मेन आइडिया को सारे सेंटेंस आपके सपोर्ट कर रहे हों, उसको यूनिटी कहते हैं। कि आपके जो टेक्स्ट है उससे पता चले कि भाई तमाम सेंटेंसेज एक मेन थॉट को सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए यूनिटी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सेंटेंसेज के अंदर। आगे जी राइट एन ऐसे। ऐसे क्या होता है? आंसर प्रिपेयर योर सेल्फ। ऐसे का मतलब है प्रिपेयर योर सेल्फ, मतलब ये है कि ऐसे कैसे आपने लिखना है कि आपने मज़ामीन लिखने के एक आपको टॉपिक मिलता है, उसमें बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं, उसमें मुख्तलिफ पैराग्राफ्स होते हैं, पैराग्राफ्स मिलकर एक थाट को सपोर्ट करते हैं और उनके अंदर मुख्तलिफ जो सेंटेंसेस होते हैं वो पैराग्राफ को सपोर्ट करते हैं। तो इस तरह आपने ऐसे लिखना है। आगे जी डिफाइन पैरेललिज्म। कि पैरेललिज्म क्या होता है? ये सारे बहुत ज़्यादा अहम ये सारे कंसेप्ट्स हैं और इनमें से मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं आपके पेपर के अंदर, आपके फाइनल टर्म के अंदर मोस्टली क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक्स में से ही आएंगे, तो इनसे रिलेटिव आ सकते हैं। आपने कंसेप्ट इनका ध्यान में रखना है। आगे जी डिफाइन पैरेललिज्म क्या होता है? However, if two ideas are coordinate, they must be given equal ranks in the sentence. This is known as parallelism. पैरेलल का मतलब है कि दोनों चीज़ें एक जैसी जा रही हों। मिसाल के तौर पर एक सेंटेंस के अगर उसने दो आइडियाज़ को बयान किया है तो दोनों को इक्वली इंपॉर्टेंस देनी है आपने अपने सेंटेंस के अंदर। ये नहीं है कि एक को आप ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दें और दूसरे को कम दे दें। अगर एक सेंटेंस के अंदर आप दो आइडियाज़ बयान कर रहे हैं तो दोनों को आपने सेम इंपॉर्टेंस देनी है, साथ लेके चलना है। इसी चीज़ को पैरेललिज्म कहते हैं सेंटेंस के अंदर। आगे जी व्हाट इज़ द रोल ऑफ एम्फेसिस इन इफेक्टिव सेंटेंस। कि किसी चीज़ पे जोर देना, किसी सेंटेंस के अंदर किसी चीज़ पे फोकस करना क्या होता है? एम्फेसिस होता है फोकस करना। By emphasis, it means that the most important part of a sentence composition must be focused, must be so placed that attention is directed towards them rather than towards less important topic. कि emphasis का मतलब ये होता है कि आपने जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी सेंटेंस का, उस पे आपने अपनी तवज्जो मरकूज़ रखनी है। क्योंकि कोई भी सेंटेंस होता है उसमें एक होता है मोस्ट फोकस्ड पार्ट, दूसरा होता है लेस फोकस्ड पार्ट। तो जो लेस इंपॉर्टेंट है उस पर आपने अपनी तवज्जो कम रखनी है और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है उस पर आपने एम्फेसिस करना है। एम्फेसिस का मतलब है आपने उस पर फोकस करना है, आपने उस पर अटेंशन मरकूज़ रखनी है। तो ये है होता है जी किसी भी सेंटेंस के अंदर आपने एम्फेसिस रखना होता है। अगर डिफाइन लैंग्वेज फंक्शन इन सिंपल वर्ड। कि लैंग्वेज फंक्शन क्या होता है? कोई भी लैंग्वेज है उसकी क्या फंक्शन है? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ लैंग्वेज फंक्शन इज समथिंग यू वांट टू डू विद लैंग्वेज। कि आप लैंग्वेज के साथ जो काम करना चाहते हैं वो उस लैंग्वेज का फंक्शन है। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ लैंग्वेज इज गिव इंफॉर्मेशन एंड कन्वे इसेंशियल कमांड्स फीलिंग्स एंड इमोशंस। कि जो प्राइमरी फंक्शन है लैंग्वेज का वो इंफॉर्मेशन देना, अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को बयान करना, ये किसी भी लैंग्वेज का प्राइमरी फंक्शन होता है। फंक्शन रिप्रेजेंट्स द एक्टिव यूज़ ऑफ लैंग्वेज। उसके साथ फंक्शन जो किसी भी लैंग्वेज का एक्टिव यूज़ है वो उसका फंक्शन होता है। कि एक कोई भी आप ज़ुबान बोलते हैं उसका क्या फंक्शन होता है? कि आपने लोगों के साथ कम्युनिकेट करना होता है। बेसिक प्राइमरी फंक्शन कम्युनिकेशन है। और फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज लैंग्वेज फॉर्म्स डील विद द इंटरनल ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेज एज वेल एज द वर्ड्स देम। कि उसके साथ साथ जो लैंग्वेज का जो स्ट्रक्चर है, जो वर्ड्स हैं, जो फ्रेजेज हैं, उनके बारे में पढ़ना भी ज़रूरी है। लेकिन जो मेन फंक्शन है लैंग्वेज का वो किसी भी मुआशरे के अंदर कम्युनिकेशन और अपनी फीलिंग और इमोशन को आपने एक्सप्रेस करना होता है, लोगों तक पहुंचाना होता है और आप लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं इन चीज़ों के लिए। तो ये सारा लैंग्वेज का फंक्शन है, ये सारे लैंग्वेज के। आगे जी आइडेंटिफाई द गिवन सेंटेंसेज एज कॉमा सप्लाइज आर कंप्लीट सेंटेंस। कि या आपसे ये भी पूछ सकता है कि कॉमा सप्लाइज क्या होता है और कंप्लीट सेंटेंस क्या होता है, इनमें या डिफरेंस क्या है? तो आपने देखना है कि अ कॉमा सप्लाइज इज़ नोन एज ग्रामेटिकल एरर आर अ मिस यूज़ ऑफ कॉमाज। कि कॉमा सप्लाइज का मतलब ये होता है कि आपने ग्रामेटिकल एरर गलती की है या आपने ज़्यादा यूज़ कर है कॉमे का, या आपने गलत जगह पे कॉमे का यूज़ किया है, तो उसको कॉमा सप्लाइज कहते हैं। ये ग्रामेटिकल सेंटेंस एरर्स जब आप पढ़ेंगे आपके टॉपिक्स आपके कोर्स के अंदर ये शामिल हैं, तो उसमें आपको कॉमा सप्लाइज मिलेगा कि अगर आपने ग्रामेटिकल गलती की सेंटेंस के अंदर या आपने मिस यूज़ किया है कॉमर्स का, तो उसको कॉमा सप्लाइज सेंटेंस कहते हैं। मिसाल के तौर पर माई मदर एंड सिस्टर बेक नियरली एवरी इवनिंग कॉमा वी देन इंजॉय ईटिंग टुगेदर। तो इसमें आपने कॉमे का बिल्कुल गलत इस्तेमाल किया हुआ है। आपको सामने में इसकी अगर नीचे करेक्ट आंसर भी दिया हुआ है, माई मदर एंड सिस्टर बेक नियरली इवनिंग के बाद आपने कॉमन लगाना था, तो आपने ये देखें कॉमन की जगह आपने डॉट लगाया है, वी देन एंजॉय ईटिंग टुगेदर। तो ये आपका करेक्शन भी आपको बताई हुई है, आपका जो गलत आपने किया वो भी आपको बताया हुआ है। तो इस तरह कॉमा सप्लाइज की आपने पहचान रखनी है कि आपने कॉमे का मिस यूज़ नहीं करना।
आगे चलते हैं जी। आगे इसमें आप कह लीजिए चेंज द वॉइस ऑफ द सेंटेंसेज। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस आपने इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस आ सकते हैं तो आपको वो रूल्स पता होने चाहिए। इस प्रकार जो आपने आपके हैंडआउट्स में लेक्चर नंबर 33 और 34 है वो आपने एक दफ़ा देख लेना है और उससे आपने देख लेना है कि आपने किस तरह एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव बनाना है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन ज़रूर आएंगे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के, इसलिए आपने अपने हैंडआउट से ये चीज़ें ज़रूर आपने एक दफ़ा देख लेनी है। आगे जी लोकेट जीरेंड इन ईच सेंटेंस, कि जीरेंड क्या होता है आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। जीरेंड का है आंसर, अ जीरेंड इज़ अ नाउन मेड फ्रॉम अ वर्ब बाय एडिंग ing, एडिटिंग, हैंगिंग, कैचिंग। तो ये जीरेंड होते हैं, ये नाउन इज़ ए नाउन होते हैं जो कि वर्ब से बनते हैं। ऐसे नाउन जो वर्ब से बनते हैं उनको हम जीरेंड कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर वर्ब के एंड पे हम ing ऐड कर दें तो वो जीरेंड बन जाता है। एडिटिंग, हैंगिंग, कैचिंग इसकी एग्जांपल्स हैं। तो आपने याद रखना है कि जीरेंड क्या है, और अगर आपको वो कहता है कि इस सेंटेंस से जीरेंड का इंतखाब करो तो आपने ing वाले अल्फाज को इंतखाब करना है। आगे इन्फिनेटिव क्या होता है। इन्फिनेटिव्स आर द टू फॉर्म ऑफ द वर्ब टू एडिट, टू हैंगिंग एट्सेट्रा, कि इन्फिनेटिव्स जो होते हैं वो 2 फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है। मिसाल के तौर पर टू एडिट, टू हैंगिंग एट्सेट्रा, ये सारे इन्फिनेटिव्स हैं। ये भी आपने याद रखने, इससे भी आपसे आपके क्वेश्चन आते हैं। व्हाट आर द मेन पार्ट टू फॉर्म अ पैसिव सेंटेंस, कि वो कौन कौन से मेन पार्ट्स हैं जिससे हम पैसिव सेंटेंस बनाते हैं। तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट ऐसे पार्ट्स हैं जिनके इस्तेमाल करके हम एक्टिव सेंटेंस से पैसिव सेंटेंस को बनाते हैं। आगे है जी आइडेंटिफाई द सेंटेंसेज एज रन ऑन आर कंप्लीट सेंटेंस, कि कौन से आपने आइडेंटिफाई करना है कि कौन से रन ऑन सेंटेंसेज हैं और कौन से कंप्लीट सेंटेंसेज हैं। रन ऑन का मतलब रन ऑन सेंटेंस अकर्स व्हेन 2 और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉज आल्सो नोन एज कंप्लीट सेंटेंस आर कनेक्टेड इम्प्रॉपरली, कि भाई अगर आपका जो रन ऑन सेंटेंस वो होता है जिसमें 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज नॉट कनेक्टेड प्रॉपरली, अगर 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज प्रॉपरली कनेक्ट नहीं की होती एक सेंटेंस के अंदर तो वो रन ऑन सेंटेंस हो जाता है। अगर वो कंप्लीटली प्रॉपरली कनेक्टेड हो दोनों थॉट्स एक दूसरे के साथ, दोनों क्लॉजेज, तो वो होता है कंप्लीट सेंटेंसेज। तो आपने इनमें डिफरेंस याद रखना है कि रन ऑन और कंप्लीट सेंटेंस में क्या फ़र्क है, कि अगर 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज इम्प्रॉपरली कनेक्टेड हैं तो वो रन ऑन सेंटेंस है, और अगर प्रॉपरली कनेक्टेड हैं तो वो कंप्लीट सेंटेंस है। तो इन दोनों में आपने डिफरेंस को याद रखना है। आगे डिस्क्राइब द 3 मेन पार्ट्स ऑफ द वर्ब ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, कि आपने जो 3 मेन पार्ट्स ऑफ द वर्ब हैं वो आपने आइडेंटिफाई करने हैं जी। वर्ब्स आर द एक्शन वर्ड्स, आपको पता है कि जो वर्ब्स होते हैं वो एक्शन वर्ड्स होते हैं किसी भी सेंटेंस के अंदर। दैट डिस्क्राइब्स व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग, कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है वो हमें बताते हैं वर्ब, और ये एक्शन वर्ड्स होते हैं, और किसी भी सब्जेक्ट का एक्शन हमें बताते हैं। आगे जी नेम 4 जनरल प्रिंसिपल ऑफ नोट मेकिंग वाइल राइटिंग, कि भाई वो कौन से 4 प्रिंसिपल हैं जिनका इस्तेमाल करके हम नोट मेकिंग कर सकते हैं जब हम लिख रहे हों। वाइल राइटिंग, हम नोट मेकिंग एक अच्छी एक्टिविटी है, आपको काफ़ी चीज़ें बाद में रिवाइज करने के लिए ये ज़रूरी होती हैं कि आप नोट्स बनाएं जब आप पढ़ रहे होते हो। तो इसके लिए कौन से जनरल प्रिंसिपल हैं 4। क्लियर आइडेंटिफिकेशन पहला प्रिंसिपल है, दूसरा है डेवलप देम फ्लेक्सिबली, आपने फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए उनमें। लीव रूम फॉर यूर कमेंट्स, अपने कमेंट्स के लिए आपने जगह रखनी है। डिवेल्प एन एब्रीविएशन सिस्टम, एक एब्रीविएशन सिस्टम आप डिवेल्प करें ताकि आपको ज़्यादा ना लिखना पड़े। तो ये वो 4 असूल हैं, जब हम नोट मेकिंग कर रहे हो तो हमें ये 4 असूल अपने जहन में रखने चाहिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका 4 नंबर का 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। आगे डिस्कस यूर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टर्म टेंस यूज इन ग्रामर, कि भाई डिस्कस यूर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टर्म टेंस, कि टेंस क्या होता है आपके हिसाब से, जो ग्रामर में यूज़ होते हैं। टेंस आपको पता ज़माने होते हैं किसी भी ग्रामर के अंदर ज़रूरी होते हैं, तो आपके हिसाब में ये क्या चीज़ है। टेंस इज़ द फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज टू शो द टाइम ऑफ एक्शन और द स्टेट ऑफ द वर्ब एज एक्सप्रेस्ड इन अ सेंटेंस, कि किसी भी सेंटेंस के अंदर के टाइम ऑफ एक्शन को शो करने के लिए या स्टेट ऑफ द वर्ब को शो करने के लिए टेंसेस का इस्तेमाल किया जाता है। ये फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, और ये ज़माने होते हैं कि भाई कौन सा काम किस टाइम में हुआ है, किस ज़माने में हुआ है। तो टेंसेस इसी चीज़ का नाम है, ये फॉर्म ऑफ वर्ब होती हैं और टाइम ऑफ एक्शन शो करते हैं और स्टेट ऑफ द वर्ब को ये शो करते हैं किसी भी सेंटेंस के अंदर। आल्सो प्रैक्टिस ऑल टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज, आप टेंसेज आप मुख्तलिफ पढ़ सकते हैं, कि जैसे कि आपको पता है कि जैसे कि प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट, परफेक्ट, पास्ट और फ्यूचर, तो ये 3 टेंसेज हैं। आप इनकी आगे मुख्तलिफ ब्रांचेस हैं उनके बारे में भी थोड़ा बहुत देख सकते हैं, लेकिन मेन ये है कि आपको इनके बारे में कंसेप्ट होना चाहिए कि टेंसेज क्या होते हैं और इनमें फ़र्क क्या है।
हाउ कैन बी फिक्स्ड कॉमा सप्लाइसेस, हम कॉमा सप्लाइसेस को किस तरह ख़त्म कर सकते हैं। ये एक सेंटेंस एरर है कॉमा सप्लाइज के, जैसा कि आप पढ़ चुके हैं कि कॉमा सप्लाइज जो है, जो कॉमा का जो है बिला वजह या मिस यूज़ है, उसको हम कॉमा सप्लाइज के उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। एड अकॉर्डिनली कंजक्शन फॉर एन नॉर बट आर येट सो आफ्टर द कॉमा, हम इसको ठीक कर सकते हैं कि हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज़ कर लें। जैसे कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कौन से होते हैं, फार होता है, एंड होता है, नार होता है, बट होता है, येट होता है, सो होता है, आफ्टर द कॉमा, कॉमे के बाद हम अगर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को यूज़ कर लें तो उससे हम कॉमा सप्लाइसेस को जो मिस्टेक है उसको दूर कर सकते हैं। चेंज द कॉमा टू सेमी कॉलन, अगर हम कॉमे को सेमी कॉलन में चेंज कर दें फिर भी ये सेंटेंस ये कॉमा सप्लाइज खत्म हो सकता है। चेंज द कॉमा टू पीरियड, अगर हम कॉमे को पीरियड में चेंज कर दें फिर भी कॉमा सप्लाइज खत्म हो सकता है। तो ये वो 3 तरीके हैं जिसकी वजह से हम कॉमा सप्लाइज को सेंटेंसेस को फिक्स कर सकते हैं। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके पेपर में मस्ट आएंगे इनमें से कोई ना कोई एक चीज़। यूज सेमी कॉलन आर कॉमा टू रिवाइज ईच कॉमा सप्लाइज आर फ्यूज्ड सेंटेंस इनटू अ करेक्ट कंपाउंड सेंटेंस, कि क्या सेमी कॉलन या कॉमे को हम कॉमा सप्लाइज या फ्यू सेंटेंसेस को करेक्ट करने के लिए किसी भी कंपाउंड सेंटेंस के अंदर यूज़ कर सकते हैं। आंसर क्लियरली दीज कंसेप्ट्स एंड रीड आर रूल्स ऑफ सॉल्विंग कॉमा सप्लाइज। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप आपके जो हैंड आउट्स में दिए हुए हैं कि आपने किस तरह सेमी कॉलन का इस्तेमाल करके आपने कॉमा सप्लाइज को दूर करना है या फ्यू सेंटेंस को आपने ठीक करना है, तो आप उनको एक दफ़ा उन कंसेप्ट्स को अच्छे तरीके से पढ़ लें ताकि आपका ये जो सेंटेंस एरर्स हैं इस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं आपके। आपने ध्यान में रखना है कि आप ये इंग्लिश 101 का जो सब्जेक्ट है ये ग्रामर के बिना आप क्लियर नहीं कर सकते। जब तक आपको ग्रामर अच्छे तरीके से नहीं आएगी आप इस सब्जेक्ट को क्लियर नहीं कर सकते। आप इसमें आसानी से 80 अबव नंबर ले सकते हैं अगर आपने ग्रामर पे थोड़ा सा फोकस कर लिया तो। और इस ग्रामर में यही सारे कंसेप्ट्स हैं। इसमें आपको सेंटेंस एरर्स के बारे में पूछा जाएगा, आपके बारे में टेंसेस के बारे में पूछा जाएगा, एक्टिव पैसिव होंगे, और ये जो आपको मैंने चीज़ें बताई हैं ये चीज़ें अगर आप अच्छे तरीके से कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। आगे है जी डिफाइन टाइम रिलेटर्स। टाइम रिलेटर्स क्या होते हैं, ये बहुत ज़्यादा अहम कंसेप्ट है कि टाइम रिलेटर्स क्या होते हैं। टाइम रिलेटर्स आर वर्ड्स यूज्ड टू शो टाइम इन सीक्वेंस, कि टाइम को सीक्वेंस से ज़ाहिर करने के लिए जो वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं उनको हम टाइम रिलेटर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल अर्लियर, प्रोसीडिंग, फार्मर, प्रीवियस, ऑलरेडी, प्रीवियस, प्रायर, फर्स्ट। तो ये वो सारे लफ्ज़ हैं जो कि टाइम रिलेटर हैं, टाइम को रिलेट करते हैं। ये वर्ब्स, ये सारे ये वर्ड्स हैं जो कि यूज़ होते हैं टाइम को सीक्वेंस को शो करने के लिए। और ये होते हैं और अनटिल, नो, देन, लॉन्ग अगो, ये वो सारे लफ्ज़ हैं जो कि टाइम रिलेटर्स हैं। ये इसके बारे में भी आपके क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा क्वेश्चन। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ आयरनी आर यूजुअली नोन, कि कितनी किस्म की आयरनी पाई जाती है। आयरनी इज़ फाउंड इन एवरीबॉडी कन्वर्सेशन एज वेल एज इन राइटिंग, कि जो आयरनी है वो हर किसी की कन्वर्सेशन में और हर किसी की राइटिंग में पाई जाती है। आयरनी इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच in which words are used in such a way that their intended meaning is different from the actual meaning। आयरनी का मतलब ये है कि जो एक हर लफ्ज़ होता है उसके दो मतलब होते हैं, एक उसका लेटरल मीनिंग होता है, एक उसका कंटेक्चुअल मीनिंग होता है। तो आयरनी किसी भी स्पीच के अंदर उस चीज़ को हम कहते हैं कि भाई उसका जो इंटेंडेड मीनिंग है वो कुछ और होता है, लेकिन उसका जो एक्चुअल मीनिंग होता है वो कुछ और होता है। तो वो कंटेक्स्ट के लिहाज से आपने उसका मीनिंग समझना होता है कि भाई यहाँ पे इस वर्ड का क्या मतलब बनता है। तो जो आयरनी होती है किसी भी स्पीच के अंदर, ये कि हर किसी की स्पीच में भी, कन्वर्सेशन में भी और राइटिंग में भी पाई जाती है। और इसमें जो इंटेंडेड मीनिंग होता है वो और होता है, जो एक्चुअल मीनिंग होता है वो और होता है। इट यूजुअली टेक 2 फॉर्म्स, सिचुएशनल एंड वर्बल। और इसकी कितनी फॉर्म्स है, इसकी 2 फॉर्म है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आयरनी की 2 किस्म की होती है, एक होती है सिचुएशनल, एक होती है वर्बल। तो आपने इसको भी याद रखना है। सिचुएशनल आयरनी क्या होती है, सिचुएशनल आयरनी अकर्स व्हेन द डिस्क्रिपेंसी लाइज इन द सिचुएशन इटसेल्फ। जब जो डिस्क्रिपेंसी है वो सिचुएशन के अंदर हो तो उसको हम सिचुएशनल आयरनी कहते हैं। यू एक्सपेक्ट समथिंग बट समथिंग एल्स हैपन, जब आप कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे हो और हो कुछ और जाए तो उसको सिचुएशनल आयरनी कहते हैं। आर सिचुएशन कॉल्स फॉर एन एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स बट समथिंग अनएक्सपेक्टेड हैपन इंस्टेड। देयर इज ए हाउस ऑन फायर एंड यू expect the firefighters to aim water at the fire, but instead he aims petrol pipes. That what would be iconical.
आयरनी के बारे में वो आपको बता रहा है कि भाई ऐसी चीज़ जो कि अनएक्सपेक्टेड और वो हो जाए। मिसाल के तौर पर उसने मिसाल दी कि अगर आप फायर फाइटर को बुलाते हैं, आपके घर पे आग लगी है, तो वो जो फायर फाइटर है वो आग बुझाने पे पानी फेंकने की बजाय अगर वाटर फेंकने की बजाय अगर वो पेट्रोल वाले होज उस पर फेंकने शुरू हो जाए, तो ये सिचुएशन आयरनी होगी और इसमें सिचुएशन इन्वॉल्व होगी। उसके साथ जो वर्बल आयरनी है, वर्बल आयरनी अकर्स व्हेन देयर इज ए डिस्क्रिपेंसी बिटवीन व्हाट इज सेड व्हाट इज मीन। और वर्बल आयरनी है, वर्बल जैसे कि मतलब यानी कि ये लैंग्वेज के मुतल्लिक है। इसमें ये होता है कि जब डिस्क्रिपेंसी हो कि क्या कहा जा रहा है, उसका मीनिंग क्या है, कि कहा कुछ और रहा हो और मीनिंग उसका कुछ और हो। यूजुअली द एग्जैक्ट अपोजिट आर अ नियर अपोजिट ऑफ व्हाट इज मीन्ड। एन ईगर क्रिकेट प्लेयर टॉक आउट ऑफ द विंडो एंड सी दैट इट इज रेनिंग, ओ ग्रेट ही सेज, मी अर्निंग एग्जैक्टली द अपोजिट। अनदर एग्जाम्पल टू इलस्ट्रेट द आफ्टर थिंग। मतलब ये है कि वो आपको मिसाल दे रहा है, आपने मिसाल भी पढ़ लेनी एक दफ़ा। लेकिन आयरनी दो किस्म की होती है। एक होती है सिचुएशनल, जब आप कोई और सिचुएशन एक्सपेक्ट कर रहे हो और उसमें हो उसके उल्ट जाए तो उसको सिचुएशनल आयरनी कहते हैं। और जब आपकी वर्बल जो कहा जा रहा हो वो और हो और जो एक्सपेक्ट कर रहा हो वो और हो, तो मीनिंग में फ़र्क हो तो उसको वर्बल आयरनी कहते हैं। आपने इसकी जो एग्जांपल्स आपके सामने दी हुई हैं, आपने इसको भी एक दफ़ा पढ़ लेना है। आगे डिफाइन बैड कंस्ट्रक्शन इन अ सेंटेंस विद एग्जांपल, कि बैड कंस्ट्रक्शन किसी भी सेंटेंस के अंदर क्या होती है, मिसालों के साथ आपने ज़ेर करना है। अ सेंटेंस यूजिंग नेगेटिव कंस्ट्रक्शन एक्सप्रेसेस बैड न्यूज़ और द राइटर्स डिससेटिस्फैक्शन और अनहैप्पीनेस, दैट इज़ नॉट अ बैड थिंग। दिस सेंटेंस यूजेस नेगेटिव कंस्ट्रक्शन टू से समथिंग पॉजिटिव। कि सेंटेंस की जो होती है ना कंस्ट्रक्शन, बैड कंस्ट्रक्शन वो ये होती है कि जब आपने कुछ पॉजिटिव भी कहना हो लेकिन आपकी सेंटेंस अल्फाज का चुनाव ऐसा हो कि आप उसको नेगेटिव तरीके से पहुंचाएं, तो वो बैड सेंटेंस होगा। जब आपने नेगेटिव कंस्ट्रक्शन यूज़ करते हुए आपने किसी पॉजिटिव चीज़ को भी अगर आप कन्वे करने की कोशिश करेंगे तो वो आपकी अनहैप्पीनेस को शो करेगा अगले बंदे के साथ, तो आपकी जो पॉजिटिव चीज़ है उसका इम्पैक्ट भी नेगेटिव होगा, तो इसको बैड सेंटेंस कहते हैं। मिसाल के तौर पर आई एम नॉट सेटिस्फाइड, दिस सेंटेंस यूज नेगेटिव कंस्ट्रक्शन। ये एक नेगेटिव कंस्ट्रक्शन है कि भाई मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, एंड फिट्स विद इन द क्राइटेरियन ऑफ द क्वेश्चन। तो आपने इस तरह देखना है कि भाई किस तरह आप ये जो बैड सेंटेंसेस होते हैं इनसे आपने बचना है। और ये ऐसे होते हैं कि आपने पॉजिटिव चीज़ को भी अगर आपने नेगेटिव तरीके से बयान किया तो वो आपका बैड सेंटेंस होगा। आगे जी, टू ज्वाइन द सेंटेंसेज फ्रेगमेंट्स given below using cause and effects conjunction like। question है, they received a high mark on their exam, they had studied hard। ये एक फ्रेगमेंट सेंटेंस है, इसको आपने कंप्लीट करना है। they received a high mark on their exam because they had studied hard। cause और effect का मतलब है, ये एक सेंटेंस है, इसमें सिंपल है, इसमें उसने cause बताया ही नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर ये है कि they received a high marks because they had studied hard। आगे जी, व्हाट आर कंस्ट्रक्शन एक्सप्लेन थ्रू एग्जांपल, के कंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं, आपने मिसाल के साथ वाज़ह करना है। कंट्रैक्शन आर टू वर्ड्स मेड शॉर्टर बाय प्लेसिंग एन एपोस्ट्रोफी वेयर लेटर्स हैव बीन ओमिटेड। फॉर एग्जांपल आई एम का हम शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, जब हम अपोस्ट्रोफी प्लेस करके शॉर्ट फॉर्म कर देते हैं उसको कंट्रैक्शन कहते हैं, कि आपने चीज़ों को सुकेड़ दिया है। कंट्रैक्शन ये होती है जब हम दो लफ्ज़ों को शॉर्ट कर देते हैं तो उसको कंट्रैक्शन कहते हैं। ये जैसे हम मुख्तलिफ लेटर्स को ओमिट कर देते हैं, मिसाल के तौर पर आई एम को हम शॉर्ट आई एम लिख सकते हैं, और कैनाट को हम इस तरह शॉर्ट करके अपोस्ट्रोफी का यूज़ करके हम चीज़ों को शॉर्ट कर सकते हैं। तो ये सारी एग्जांपल दी हुई हैं, ये भी बहुत ज़्यादा अहम कंसेप्ट है। डू यू थिंक यूनिटी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन क्लेरिफाइंग द मीनिंग ऑफ ए पैराग्राफ, एक्सप्लेन विद योर ओन पॉइंट्स। कि क्या आप सोचते हैं कि जो यूनिटी है वो उसका एक अच्छा किरदार है पैराग्राफ को क्लैरिफाई करने में। यूनिटी का बहुत ज़्यादा किरदार पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि यूनिटी होगी कि आप एक मेन थॉट को मुख्तलिफ सेंटेंसेस सपोर्ट कर रहे हों, तो तभी हमें उस पैराग्राफ का मकसद पता क्लैरिफाई होगा कि वो क्या कहना चाहता है। तो आगे आप पढ़ सकते हैं, येस बाय यूनिटी वी मीन दैट एवरी पार्ट ऑफ सेंटेंस कंपोजिशन मस्ट कंट्रीब्यूट टू वन मेन यूनिफाइंग थाट। कि यूनिटी का मतलब भी यही है कि जो मुख्तलिफ सेंटेंसेस हैं वो मिलकर एक यूनिफाइंग थाट को सपोर्ट कर रहे हों, तभी हमें वो क्लैरिफाई होगा, हमें पता चलेगा कि इस पैराग्राफ में क्या कहना चाहता है। इट गिव अस ओनली वन मेन आइडिया ऑफ पैराग्राफ, उससे हमें एक मेन आइडिया जो कि पैराग्राफ का होगा वो हमें पता चलेगा। यूनिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंग्लिश के अंदर। चेंज सीक्वेंस सेंटेंस इनटू
पोजेसिव सेंटेंस, आपने सीक्वेंस सेंटेंस को पोजेसिव सेंटेंस के अंदर चेंज करना है। इसमें आप प्रिपेयर योरसेल्फ फ्रॉम हैंडआउट्स, तो आपने ये हैंडआउट से चेंज कर लेना है। लेकिन ये जो कंसेप्ट है, ये टॉपिक है, ये बहुत ज़्यादा अहम है। इस के रिलेटेड आपके पेपर्स के अंदर क्वेश्चन आते हैं, तो आपने हैंडआउट से देख लेना है कि कैसे सीक्वेंस सेंटेंस को आपने पोजेसिव सेंटेंस के अंदर चेंज करना है। आगे है जी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस क्या हैं जी, आपने लेसन नंबर 22 देख लेना है कि मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे है जी व्हाट इज़ मीन्ट बाय ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड क्लस्टरिंग, कि भाई ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होती है और क्लस्टरिंग क्या होती है, ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं। इट इज़ ब्रेनस्टॉर्मिंग इज़ अ टेक्निक यूज टू इंस्पायर क्रिएटिव थिंकिंग एंड डिवेल्प आइडियाज़, कि ये ब्रेनस्टॉर्मिंग एक टेक्निक है जो कि हम क्रिएटिव थिंकिंग के लिए और मुख्तलिफ आइडियाज़ को डिवेल्प करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इन कंपोजिशन ब्रेनस्टॉर्मिंग मीन्स टू राइट डाउन आइडियाज़ फ्रीली, इसमें होता क्या है, ब्रेनस्टॉर्मिंग में हम आइडियाज़ को फ्रीली राइट डाउन कर देते हैं। जब हम कोई चीज़ सुन रहे होते हैं तो जो आइडियाज़ हमारे जहन में आते हैं हम उनको फ्रीली लिखते जाते हैं, तो इसको ब्रेनस्टॉर्मिंग कहते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग हेल्प अस एक्सप्लोर कनेक्शन बिटवीन आइडियाज़, तो इससे हमें मदद मिलती है कि हम मुख्तलिफ आइडियाज़ के दरमियान कनेक्शन को फाइंड कर सकें। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग एक अच्छी टेक्निक है, इसको आपने अपने जहन में रखना है कि भाई, या आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड क्लस्टरिंग। आगे क्लस्टरिंग इज़ अ टाइप ऑफ प्री राइटिंग की एक टेक्निक है क्लस्टरिंग, दैट अलाउज अ राइटर टू एक्सप्लोर मैनी आइडियाज़ एज सोन एज दे अकर्स टू देम। क्लस्टरिंग का मतलब ये है कि ये एक प्री राइटिंग टेक्निक है और ये राइटर्स को अलाउ करती है कि वो मुख्तलिफ आइडियाज़ जब उसका वास्ता पड़ता है तो वो उनको किस तरीके से एक्सप्लोर करता है, किस तरह मुख्तलिफ चंक्स में, क्लस्टर्स में डिवाइड करके उनको एक्सप्लोर करता है। तो ये है जी ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड क्लस्टरिंग। आगे राइट 3 सेंटेंसेज ऑफ इंडेफिनेट आर्टिकल, इंडेफिनेट आर्टिकल के साथ आपने 3 सेंटेंसेज लिखने हैं। इंडेफिनेट आर्टिकल आर ए एंड एन, इंडेफिनेट आर्टिकल आपको पता होना चाहिए कौन कौन से हैं, ए और एन जो हैं ये इंडेफिनेट आर्टिकल्स हैं, इनके साथ आपने 3 सेंटेंसेज लिखने हैं, वो आप आराम से लिख लेंगे। आगे है जी डिफाइन आर्टिकल्स एंड इट्स टाइप्स, कि आर्टिकल क्या होता है और इसकी मुख्तलिफ टाइप्स क्या हैं, इसको आपने देखना है जी। आर्टिकल्स आर वर्ड्स दैट डिफाइन ए नाउन एज स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक, कि जो आर्टिकल्स हैं वो शो करते हैं कि जो ये वो वर्ड्स होते हैं जो शो करते हैं कि जो नाउन है आपका वो स्पेसिफिक है या अनस्पेसिफिक है। जो स्पेसिफिक हो उसके साथ एन होता है और जो अनस्पेसिफिक हो उसके साथ ए होता है। तो आर्टिकल वही वर्ड्स होते हैं जो कि किसी भी वर्ड्स को स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक बनाते हैं या किसी साथ यूज होता है। एग्जाम्पल, आफ्टर द लॉन्ग डे the cup of tea tasted particularly good, कि after the long day the cup of the tea tasted particularly good, particularly मतलब ये है आपका आर्टिकल particularly। आगे जी टाइप डेफिनेट आर्टिकल्स क्या होते हैं। डेफिनेट आर्टिकल्स, द डेफिनेट आर्टिकल्स इज द वर्ड्स द, डेफिनेट आर्टिकल जो है वो जो दा है या दी है वो डेफिनेट आर्टिकल है। इट लिमिट्स द मीनिंग ऑफ ए नाउन, ये किसी भी नाउन की मीनिंग को लिमिट कर देता है टू वन पार्टिकुलर थिंग, किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ के साथ किसी भी वर्ड के मीनिंग को ये लिमिट कर देता है, और ये डेफिनेट आर्टिकल होता है और ये दा होता है या दी होती है। आगे जी एग्जाम्पलर, प्लीज़ गिव मी द हैमर, प्लीज़ गिव मी द हैमर, तो एग्जांपल आपने उसको दिए कि ये डेफिनेट आर्टिकल दा का जो इस्तेमाल किस तरह होता है। आगे जी इनडेफिनेट आर्टिकल्स क्या होते हैं जी। इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं द इनडेफिनेट आर्टिकल्स टेक्स 2 फॉर्म्स, इसमें इनडेफिनेट आर्टिकल्स की 2 फॉर्म्स होती हैं। द वर्ड इट्स द वर्ड व्हेन इट्स प्रोसीड अ वर्ड दैट बिगिन विद अ कॉन्सोनेंट, इट्स द वर्ड्स एंड व्हेन इट प्रोसीड अ वर्ड दैट बिगिन विद द वॉवल्स, कि भाई ये जो इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं ये जो इसमें ये 2 किस्म के होते हैं। अगर हम ए लगाते हैं जब हम कॉन्सोनेंट के साथ इस्तेमाल करते हैं, और हम एन लगाते हैं जब जो वर्ड है वो वॉवल्स के साथ शुरू हो रहा हो। मतलब ए और एन जो हैं वो इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं और जो दा है या दी है वो डेफिनेट आर्टिकल्स है। द इनडेफिनेट आर्टिकल्स इंडिकेट्स दैट अ नाउन रेफर्स टू ए जनरल आइडियाज़ रेदर देन ए एन पर्टिकुलर थिंग, कि जो एन है वो पर्टिकुलर थिंग होती है और जो जनरल आइडिया होता है उसके साथ ए यूज़ होता है। जो इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं वो ए एंड एन है, और जो डेफिनेट पार्टिकल्स है वो दा है या दी है। एग्जांपल, मिसाल भी आपको दी हुई है, प्लीज़ हैंड मी आ ऑटोबायोग्राफी एंड ऑटोबायोग्राफी विल डू। आगे है जी दिस इज़ एन इंग्लिश बुक, कि ये एक इंग्लिश बुक है। तो आपने वो दा ए और एन का आपको इस्तेमाल उसने मिसाल के तौर पर समझा दिया है। आगे जी डिस्क्राइब
कंटेंट वर्ड क्या होते हैं? कंटेंट वर्ड आपको पता है कि कंटेंट इज डिफाइंड एज व्हाट इज इनसाइड आर इंक्लूडेड इन समथिंग कि कंटेंट वर्ड की बात कर रहा है आपके सामने कि कंटेंट वर्ड ऐसी चीज़ होती हैं कि कंटेंट इज डिफाइंड एज व्हाट इज इनसाइड आर इंक्लूडेड इज इन समथिंग। कंटेंट वर्ड का मतलब है कि अंदर क्या छुपा हुआ है। मिसाल के तौर पर एग्जांपल ऑफ कंटेंट इज़ द वर्ड्स इनसाइड बुक कि जो कोई भी बुक होती है उसके अंदर जो वर्ड्स होते हैं वो उसका कंटेंट होते हैं। भाई अंदर क्या चीज़ है वो उसका कंटेंट होता है। आपने इस चीज़ को याद रखना है। आगे राइट व्हाट आर 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एकेडमिक एसे। जो एकेडमिक ऐसे होता है उसकी 5 कौन सी खूबी होती है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तकरीबन हर पेपर में ये आता है, 5 नंबर का क्वेश्चन आता है ये। ठीक है, 5 खूबियाँ आपने लिखनी है एकेडमिक ऐसे की। पहले ये जी जनरल कंसेप्ट टू पार्टिकुलर एंड वाइस वर्सा कि जनरल कंसेप्ट आपने पहले लिखनी है, फिर आपने पार्टिकुलर की तरफ जाना है और एंड वाइस वर्सा। आगे जी गैदर कंबाइंड डिस्क्रिप्शन विद एनालिसिस के साथ आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी है कंबाइन। आगे रिलेटेड आइडियाज़ फ्राम पेंटेड मुख्तलिफ रिसोर्सेज से आपने आइडियाज़ को रिलेट करना है। आगे कंसिडर वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ ए प्रॉब्लम, आपने जो प्रॉब्लम के मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स हैं उनके लिहाज से आपने मुख्तलिफ इशूज़ को डिस्कस करना है। और जो ये 4-5 खूबियाँ आपकी जो हैं ये आपने लिख लेनी है जी। एकेडमिक ऐसे की कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने इसको एक दफ़ा ज़हन में देखना है। आगे जी व्हाट इज़ ओवर यूज वर्ड, व्हाट इज़ क्लिक्स वर्ड्स, दिस इज ओवर यूज ऑफ वर्ड्स आर फ्रेज ओवर फ्रेज अगेन कि किसी भी फ्रेज के ऊपर अगर हम ओवर यूज वर्ड्स का कर दें तो उसको ये कहते हैं। आगे है जी डिफाइन इफेक्टिव सेंटेंसेज कि इफेक्टिव सेंटेंसेज को डिफाइन करें। और यूनिटी, कोहेरेंस एंड एम्फेसिस, ये चीज़ आप पहले भी पढ़ सकें कि यूनिटी क्या होती है, कोहेरेंस क्या होती है, एम्फेसिस क्या होता है। बाय यूनिटी वी मीन दैट एवरी पार्ट ऑफ सेंटेंस कंपोजिशन मस्ट कंट्रीब्यूट टू वन मेन यूनिफाइंग थाट कि एक थाट को तमाम सेंटेंसेज को चाहिए कि वो उसको सपोर्ट कर रहे हों। तमाम जो सेंटेंसेज है वो एक मेन थाट को सपोर्ट कर रहे हों तो उसको यूनिटी कहते हैं सेंटेंस के अंदर। आगे है जी कोहेरेंस। बाय कोहेरेंस वी मीन दैट द वेरियस पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस मस्ट फॉलो वन अनदर इन एन ऑर्डर विच मेक्स देन रिलेशनशिप क्लियर कि कोहेरेंस का मतलब ये है कि जो मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं सेंटेंस के वो एक सीक्वेंस के साथ एक दूसरे को एक तरतीब के साथ जुड़े हों सेंटेंस के अंदर, ताकि वो एक दूसरे के साथ उनका जो रिलेशनशिप है वो क्लियर हो। कोहेरेंस का ये मतलब है कि सेंटेंस के जो मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं या जो मुख्तलिफ कंपोजिशन होती हैं वो एक ख़ास तरतीब के ज़रिए एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए उनका एक आपस में क्लियर रिलेशनशिप हो तो उसको कोहेरेंस कहते हैं। और बाय एम्फेसिस हम पहले पढ़ चुके हैं, वी मीन दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सेंटेंस कंपोजिशन मस्ट बी सो प्लेस्ड दैट अटेंशन कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हो उस पर हमने एम्फेसिस का मतलब ये होता है उसके जो इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेंटेंस होता है उस पर हमने ज़्यादा फोकस करना है और लेस इंपॉर्टेंट पार्ट की निस्बत। आगे जी व्हाट आर द 5 एलिमेंट्स ऑफ ए वेल रिटन पैराग्राफ कि एक जो अच्छा लिखा होता है पैराग्राफ उसकी 5 खूबियाँ कौन सी होती हैं या कौन से 5 एलिमेंट्स हैं जो वेल रिटन पैराग्राफ का हिस्सा होते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टॉपिक सेंटेंस पहला है, दूसरा जी सपोर्टिंग सेंटेंस, तीसरा जी कंक्लूडिंग सेंटेंस, चौथा यूनिटी और पांचवा कोहेरेंस। ये वो 5 एलिमेंट्स हैं जो ज़रूरी होते हैं एक वेल रिटन पैराग्राफ के लिए और ये बहुत ज़्यादा अहम क्वेश्चन है। आगे है जी प्रिपेयर पार्ट ऑफ स्पीच के मुख्तलिफ पार्ट ऑफ स्पीच आप पढ़ सकते हैं अपनी हैंड आउट से, आपने एक दफ़ा देख लेने हैं। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ वर्ड्स दैट आर 2 पार्ट्स ऑफ स्पीच, कंबाइंड वर्ब एंड एडजेक्टिव। प्रिपेयर योरसेल्फ फ्राम हैंडआउट्स से आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच को लाजमी आपने स्टडी करना है। ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं इनके बारे में भी आप में 4 से 5 क्वेश्चन आपके पेपर में ज़रूर आते हैं, तो इनको भी आपने लाजमी प्रिपेयर करना है। आगे जी मेन आइडिया ऑफ ए पैराग्राफ कि मेन आइडिया क्या होता है पैराग्राफ का, ये भी हैंड आउट से आप देख सकते हैं, लेकिन एक जस्ट रफ आइडिया ये है कि जो मेन आइडिया एक टॉपिक जो होता है सेंटेंस का वो मेन आइडिया होता है किसी भी पैराग्राफ का, तो आपने ये चीज़ देख लेनी है। आगे जी टॉपिक सेंटेंस, टॉपिक पैराग्राफ एंड सपोर्टिंग डिटेल। टॉपिक सेंटेंस क्या होता है जी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये इनको आपने एक दफ़ा देखना है। द आइडियाज़ विच आर गिव अस फ्राम सेंटेंसेज आर कॉल्ड टॉपिक सेंटेंसेज कि मुख्तलिफ आइडियाज़ जो कि सेंटेंसेज के अंदर हमें दिए जाते हैं उनको हम टॉपिक सेंटेंस कहते हैं। आगे है जी पैराग्राफ क्या होता है, द आइडिया विच आर गिव अस टू रीड द पैराग्राफ आर कॉल्ड टॉपिक पैराग्राफ कि जो आइडिया पैराग्राफ का जो आइडिया होता है जिसकी वजह से हम पैराग्राफ को पढ़ते हैं वो उस पैराग्राफ का टॉपिक आइडिया होता है या टॉपिक पैराग्राफ होता है। सपोर्टिंग डिटेल क्या होती है, सपोर्टिंग डिटेल हेल्प अस टू फाइंड द मेन आइडिया फ्रॉम द टॉपिक्स
कि जो सपोर्टिंग डिटेल होती है उससे हमें मदद मिलती है कि हम जो मेन टॉपिक है आइडिया का उसका हम अंदाज़ा लगा सकें। तो इस तरह हमने देखा कि सपोर्टिंग डिटेल क्या होती है, पैराग्राफ क्या होता है और टॉपिक सेंटेंस क्या होता है। ये तीनों बहुत अहम कंसेप्ट्स हैं, इनके बारे में आपने बड़े अच्छे तरीके से देख लेना है। और इसके साथ आपका लेसन एंड हो जाता है। उम्मीद है अगर आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से, ये जितने भी कंसेप्ट इसमें आपको बताए हैं ये बहुत ज़्यादा अहम है और ये मोस्टली पेपर आपका इंग्लिश 101 का इन्हीं कंसेप्ट्स में से ही आता है। आगे अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछा करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।